नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की जीव विज्ञान। इसके अंतर्गत बात करेंगे वायरस। वायरस क्या होते हैं, वायरसों का कैसे वर्गीकरण हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है होल्स। इन्होंने 1948 में क्या किया, वायरसों को पोषक जीवों के आधार पर, पोषक माने होता है होस्ट यानी पोषक जीवों के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया। अब कौन सा वायरस कहां पर अटैक करता है उसके आधार पर तो बात कर रहे हैं कि देखिए 3 श्रेणियों में इनको बांट दिया गया। तो सबसे पहली श्रेणी है जूओफैगी। जूओफैगी, जू माने क्या होता है, जंतु वायरस, अर्थात जंतु, जो वायरस जंतुओं पर होस्ट बना करके रहते हैं। देखिए होस्ट भी मैं बात कर रहा था कि ये मान लिया आपके पास वायरस है, कुछ देर के लिए मैंने मान लिया। अब ये वायरस तो ऐसा है क्योंकि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। आप जानते हैं बाहर पड़ा हुआ है तो वो निर्जीव पड़ा रहेगा, कोई उसका रोल नहीं है जब तक उसे कोई सुटेबल सेल ना मिल जाए। अब मान लिया होस्ट का मतलब ये हो गया, जब इसको ये सेल मिल गई तो ये क्या हो जाएगा, होस्ट हो जाएगा और यहीं से भोजन पानी सब कुछ लेगा और यहीं पर अपनी क्या ग्रोथ भी करता है। तो ये जब इसको होस्ट मिल जाएगा तो होस्ट कैसा मिला, मान लिया जंतु होस्ट मिला, तो हम ऐसे वायरसों को क्या बोलते हैं, जूओफैगी बोलते हैं। जूओफैगी बोला जाएगा। अगर मान लिया जंतु नहीं है, पादप, पर वह पादप कोशिका के ऊपर वायरस ने अटैक किया तो हम बोलेंगे फाइटोफैगिनी। या ऐसा हो सकता कोई जीवाणु मिल जाए, बैक्टीरिया मिल जाए, बैक्टीरिया के ऊपर वायरस ने अटैक किया तो हम बोलेंगे फैगिनी। इसलिए 3 समूहों में या 3 श्रेणियों में वायरस को बांट दिया गया, क्योंकि वायरस का अपना कोई घर नहीं है, वो किसी के ऊपर अटैक करेगा। अब वो पादप के ऊपर अगर अटैक कर रहा है तो हम बोलेंगे फाइटोफैगिनी, जंतु के ऊपर अटैक कर रहा है तो जूओफैगिनी बोला जाएगा। अगर किसी जीवाणु के ऊपर अटैक कर रहा है तो बोला जाएगा फैगिनी। ये बात कही गई यहाँ पर। उसके बाद देखिए 1962 में लाफ और हर्नी तथा टूर्नियर ने वायरसों की माप, इन्होंने क्या, वायरसों की माप, जीनोम और कैप्सिड की सम्मित, अर्थात कैप्सिड की सिमेट्री कैसी है। बाहर आपने देखा होगा इसे टीएमबी वायरस पड़ा हुआ है तो आपने ऐसे ऐसे सब बने हुए इस तरीके की देखा होगा। ये क्या है, ये वायरस का कैप्सिड पार्ट होता है। तो कैप्सिड की सिमेट्री कैसी है तथा संरचना के आधार पर इसका वर्गीकरण किया। वायरस को संघ वायरा, देखिए संघ जो इसका है वह वायरा संघ में रखा गया। समस्त वायरसों को 2 समूहों में विभाजित किया गया इस तरीके से। तो देखिए सबसे पहले तो वायरस कहाँ अटैक करता था उसके आधार पर 3 श्रेणी बना दी गई। अब वायरस में कैप्सिड जो है उसकी सिमेट्री कैसी है, सेल की संरचना कैसी है, इसके आधार पर वायरस को जो बनाया गया संघ, इसको फिर 2 समूहों में वर्गीकृत कर दिया गया। तो देखिए बात कर रहे हैं कि इस तरीके से जो 2 संघ बनाए गए, तो एक संघ बनाया गया जिन वायरसों में डीएनए पाया जाता था उनको डीऑक्सी वायरा कहा गया, क्योंकि वायरस के 2 संघ बनाए गए जिनका नाम क्या था, वायरा था। तो जिनमें डीएनए पाया गया इनको नाम दे दिया गया डीऑक्सी वायरा, और जिनमें आरएनए पाया गया उनका नाम रखा गया राइबो वायरा। इस प्रकार से 2 अलग अलग समूह बन गए। अब बात करेंगे नंबर 1 पादप वायरस के बारे में, अर्थात प्लांट वायरस। इनका जीनोम एक सूत्रीय लिखा गया है। इनका जीनोम एक सूत्रीय अर्थात सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल होता है। कुछ में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डीएनए अणु होता है। ये वायरस प्रायः पत्तियों को संक्रमित करते हैं। तो प्लांट वायरस को ध्यान रखें, अधिकतर सामान्यतया
देखिए वायरस में जो जीनोम है अर्थात जेनेटिक जो मटेरियल है या तो डीएनए होगा आइदर आरएनए, दोनों एक साथ नहीं होगी, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। इस बात को ध्यान रखें, जिन वायरसेस में आरएनए होगा उनमें डीएनए नहीं, जिनमें डीएनए है वहाँ आरएनए नहीं। तो इस प्रकार से आपने ये देखा। आइए ऐसे बात करते हैं जंतु वायरस की, एनिमल वायरस। इनका जीनोम भी एक सूत्रीय आरएनए अर्थात सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अणु होता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अणु होता है। ये जंतुओं में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। एनिमल्स के अंदर जो एनिमल वायरस हैं बहुत ज़्यादा बीमारियां उत्पन्न करते हैं। आइए देखिए बात करें हम बैक्टीरिया वायरस की। जैसे आपने बैक्टीरियोफेज देखा, तो बैक्टीरियोफेज का मतलब वही आपके पास है, बैक्टीरिया के ऊपर वायरस का अटैक होना एक्चुअली में। तो इस प्रकार के जो आपके पास जीवाणु वायरस हैं इस पर बात करते हैं। ये भेंक शिशु, देखिए मेढक का जो बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, भेंक शिशु बोलते हैं, टैडपोल। उस आकार के ये होते हैं, ये बात कही गई, टैडपोल के आकार के ये होते हैं। जीनोम हेड में स्थित होता है। इनका जो हेड है शीर्ष भाग, वहीं पर इनमें क्या जेनेटिक मटेरियल अर्थात जीनोम पाया जाता है। अधिकांश जीवाणु वायरस में द्विसूत्रीय डीएनए अणु होता है। अधिकांश में क्या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अणु पाया जाता है। कुछ जीवाणु वायरसों में सिंगल स्ट्रैंडेड या कह सकते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या एक सूत्रीय डीएनए अणु हो सकता है, ये बात कही गई। तो इस प्रकार से देखिए आपने 3 श्रेणियों में जो बांटा, इनको देखा वायरस के बारे में। देखिए अब हम कुछ बात करेंगे विषाणुओं को। अभी हमने कहा सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, यानी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अब बात करें सबसे पहले कि वायरसों के अंदर ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिनकी वजह से हम इन्हें सजीव कह सकते हैं। तो देखिए वायरस को पहली बात विषाणु भी कहा जाता है। तो मैंने लिखा है विषाणुओं के सजीव लक्षण। तो सबसे पहले विषाणुओं या वायरस में डीएनए या आरएनए पाया जाता है। पहला पॉइंट यही हुआ, क्योंकि इसमें आनुवंशिक पदार्थ जो है जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए पाया जाता है। नंबर 2 पॉइंट पर देखें, जो भी विषाणुओं का केंद्रकीय अम्ल, विषाणुओं का केंद्रकीय अम्ल डीएनए अथवा आरएनए पोषद कोशिका में, बात किया मैंने पोषद कोशिका, पोषद का मतलब होस्ट मैंने बताया था। होस्ट का मतलब आपके पास क्या था, कोई कोशिका जब मिलेगी, यानी होस्ट कोशिका में पहुंचकर पोषद की उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करके अपने केंद्रकीय अम्ल, देखिए पोषद की उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करके अपने केंद्रकीय अम्ल अर्थात डीएनए या आरएनए का स्वद्विगुणन करते हैं और आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण भी करते हैं। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को दोबारा समझें। सेकंड पॉइंट को ये कहा गया है कि वायरस क्या करता है, किसी जीव के ऊपर जंतु या पादप या जीवाणु पर अटैक किया। अटैक करने के बाद ये क्या करता है, अटैक करने के बाद अपना केंद्रकीय अर्थात डीएनए या आरएनए से क्या करता है, जो जिस जीव पर अटैक करता है या जिस सेल पर अटैक करता है उस सेल को अपने नियंत्रण में ले लेता है। क्या करता, अपने नियंत्रण में ले लेता, अर्थात उसकी जैविक क्रिया जो है, वाइटल एक्टिविटी है, वो किसके कंट्रोल में हो गई, वायरस के कंट्रोल में आ जाती है। देखिए वायरस के कंट्रोल में आ जाती है और अपने जो जेनेटिक मटेरियल था उसका क्या कर लेता है, द्विगुणन अर्थात डुप्लीकेशन उसका कर लेता है और आवश्यक जो प्रोटीन उसको चाहिए उस प्रोटीन का निर्माण करता है। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण था। अगला थर्ड पॉइंट, विषाणुओं में उत्परिवर्तन के कारण आनुवंशिक विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं, अर्थात वायरस के अंदर भी आप कह सकते हैं म्यूटेशन होता है, जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन यहाँ पर भी पाई जाती है।
अगला पॉइंट लास्ट इसमें बात करें, विषाणु ताप, रसायन तथा विकिरण आदि के उद्दीपनों के प्रति क्या होते हैं, अनुक्रिया को दर्शाते हैं। तो इन पॉइंटों या इन तथ्यों के आधार पर हम जो वायरस को क्या कह सकते हैं, सजीव की श्रेणी में रख सकते हैं, ये बात कहा गया। अब हम दूसरे पॉइंट बात करेंगे जो वायरस को निर्जीव के लिए प्रेरित करने वाले जो पॉइंट आएंगे उनकी बात करेंगे। देखिए, अब हम बात करेंगे विषाणुओं अर्थात वायरस के कुछ ऐसे तथ्य जो वायरस को निर्जीव होने के प्रमाण देता है। तो सबसे पहला देखिए पॉइंट आपके पास जो आ रहा है कि विषाणुओं में डीएनए तथा आरएनए दोनों नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि आपने बहुत कुछ पढ़ा है और आप जानते हैं, जैसे हम लोग हैं तो इसमें डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से क्या प्रोटीन बनती है, क्योंकि वायरस में एक ही चीज़ है, दोनों चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, इसीलिए वायरस प्रोटीन कहाँ बना पाते हैं, ऐसे बाहर अपने सेल्फ बॉडी में नहीं बना पाते हैं। अब बात इसीलिए कहा गया विषाणुओं में डीएनए तथा आरएनए दोनों नहीं पाए जाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है विषाणु एंजाइम के अभाव में स्वतंत्र रूप से कोई क्रिया नहीं कर सकते। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। एंजाइम वायरस के अंदर नहीं पाए जाते हैं, इसलिए वायरस स्वतंत्र रूप से कोई भी क्रिया करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वाइटल एक्टिविटी अर्थात समस्त जैविक क्रियाओं को संचालन के लिए एंजाइम की बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। बिना एंजाइम कोई क्रिया स्टार्ट नहीं होती है और वायरस में एंजाइम होते ही नहीं है, इसीलिए वायरस स्वतंत्र पड़े रहते हैं, कहीं भी कह सकते हैं। आइए अगला पॉइंट, विषाणुओं को रवूण या क्रिस्टल के रूप में निर्जीव की तरह सुरक्षित कई सालों तक रखा जा सकता है। अब मान लिया वायरस है, उसके क्रिस्टल बना करके आपने किसी भी बोतल या शीशी में भर के रख दिया, कई सालों तक आप रख सकते हैं। तो ये क्या है, सब निर्जीव के ही तो लक्षण है। आइए देखिए अगला, विषाणु केवल जीवित होस्ट की उपस्थिति में सक्रिय होते हैं। विषाणु केवल जीवित, विषाणु कहा गया है केवल जीवित होस्ट की उपस्थिति में ही सक्रिय होते हैं, निर्जीव में बिल्कुल कार्य नहीं करते हैं, ऐसे पड़े रहेंगे। तो उनको एक एक्टिव सेल चाहिए जिस सेल के अंदर समस्त मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही हो लगभग, तो उस पर वायरस क्या करता, अटैक करता और अपनी उसी सेल के द्वारा वृद्धि करके मल्टीप्लिकेशन, अपने बहुत सारे नंबर की वृद्धि करके अपनी पॉपुलेशन को ज़्यादा कर लेता और ऐसे फैलता रहता। इस तरीके से वायरसों का साम्राज्य फैलता रहता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत आपने ये जाना कि वायरस का कैसे वर्गीकरण किया गया, वायरस कितने टाइप के होते हैं, वायरस का कौन सा समूह है या संघ है, उसके बाद वायरस के अंदर सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। इसीलिए हम वायरसों को कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इस वीडियो में आपने ये सभी चीज़ों के बारे में जाना। आशा और विश्वास है कि यह वीडियो आपको कुछ ना कुछ तो लाभ पहुँचाएगा अवश्य। तो इस तरीके से बच्चों वीडियो देखते रहें, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।